नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की रेड से सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जिले के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में किसान की जमीन की नीलामी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर असदुद्दीन ओवैसी ने सबको चौंका दिया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस की इस लिस्ट में 41 नाम हैं, जिनमें 16 महिलाएं शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी 125 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को जगह दी गई थी। कांग्रेस ने सहारनपुर नगर से सुखविंदर कौर, गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से संगीता त्यागी, अलीगढ़ की खैर सीट से मोनिका सूर्यवंशी और इगलास से प्रीति डांगर समेत 16 महिलाओं को मैदान में उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस की इस लिस्ट में कैराना से हाजी अखलाक, मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा, मेरठ से रंजन शर्मा, बागपत से अनिल देव त्यागी और बुलंदशहर से सुशील चौधरी, आगरा कैंट से सिकंदर बाल्मीक, फतेहपुर सीकरी से हेमंत चाहर के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ सभी 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। सियाना से पूनम पंडित, सिकंदराबाद से सलीम अख्तर, डिवाई से सुनीता शर्मा, शिकारपुर से जियाउर रहमान, खुर्जा से टुक्कीमल खटीक और अनूप शहर से गजेंद्र चौधरी और बुलंदशहर सदर सीट से सुशील चौधरी को उतारा गया है। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की रेड से सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। कैप्टन ने कहा है कि क्या बात कर दी यार, ईडी ने रेड आपके घर में की है और 10 करोड़ आपके घर से निकले, इसमें किसी का क्या कसूर है। सीएम चन्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के बाद भी इसी तरह कह दिया था। फिरोजपुर में 70,000 कुर्सियों पर 700 लोग थे, इसमें उनका क्या कसूर है। इसके बाद उन्होंने ईडी रेड को लेकर कैप्टन पर भी निशाना साधा था। भांजे पर ईडी की रेड से भड़के सीएम चन्नी ने बुधवार को कहा था कि ईडी के अफसर कहकर गए हैं कि पीएम का दौरा याद रखना। और इससे पहले 5 जनवरी को जब पीएम मोदी प्यारे आड़ा फ्लाईओवर से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचकर कुछ इसी तरह कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट आया। सीएम चन्नी ने आरोप लगाया है कि कैप्टन ने यह रेड करवाई है और इसके बाद अमरिंदर ने कहा है कि ईडी मुझे रिपोर्ट नहीं करती है, ना ही मैंने अपने रिश्तेदार के यहां से बरामद हुए पैसे प्लांट करवाया है। कैप्टन ने कहा है कि अपने परिवार के अपराध के लिए मुझे दोष देना बंद करो। कैप्टन कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस भूल गई है जब वह मुझ पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते थे। जिले के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में किसान की जमीन नीलामी के मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मैदान में आ गए हैं। वे बीती देर रात रामगढ़ पचवारा पहुंचे और पीड़ित किसान से पूरे मामले की जानकारी ली। यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने सरकार व स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि किसान की यह जमीन हाईवे के नजदीक होने के कारण इस पर भूमाफियाओं की नजर है। करीब 2 करोड़ की इस जमीन को डीएलएस रेट से भी कम दर पर मात्र 46 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। कई अन्य किसानों को बैंकों द्वारा नीलामी की नोटिस भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बैंक प्रशासन भूमाफियाओं के बीच मिली भगत के भी आरोप लगाए। राकेश टिकैत ने कहा है कि चुनाव के वक्त कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, इसलिए यहाँ के किसानों ने बैंक से लिया केसीसी जमा नहीं कराया। बैंक द्वारा जमीन कुर्क करने के बाद किसानों ने केसीसी चुकाने के लिए 2 महीने का टाइम मांगा था। बैंक द्वारा किसानों को टाइम नहीं दिया गया और गैर कानूनी तरीके से पूरी जमीन नीलाम कर दी गई। उन्होंने कहा कि किसान अपनी आधा बीघा जमीन बेचकर भी
केसीसी चुका सकता है, लेकिन किसान को इतनी भी जमीन बेचने की परमिशन नहीं है। एक तरह किसान के हाथ बांधकर पूरी जमीन को नीलाम कर दिया गया है। यह पूरी तरीके से गैर कानूनी है और इसका पूर्ण रूप से हम विरोध करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर ओवैसी लगातार सबको चौंका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में ओवैसी की पार्टी ने 2 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। एआईएमआईएम यानी कि एआईएमआईएम ने 7 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विनोद जाटव और रामनगर विधानसभा सीट से विकास श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल इससे पहले एआईएमआईएम साहिबाबाद विधानसभा सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार पंडित मनमोहन झा गामा को टिकट देकर सबको चौंका दिया था। आपको बता दें कि बीते सोमवार को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी, जिसमें 8 सीटों के प्रत्याशियों के नाम थे और इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली सूची में 9 प्रत्याशी को जगह दी थी। एआईएमआईएम की दूसरी लिस्ट में 1 सीट पर हिंदू प्रत्याशी मनमोहन झा, अन्य 7 पर मुस्लिम को टिकट मिली थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा और यूपी में अन्य चरणों में मतदान 14, 20, 23, 27 व 3 और 7 मार्च को किया जाएगा। वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। इसमें प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी भी दी गई है। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने और प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। साथ ही किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए रूपरेखा भी तैयार करेगा। आपको बता दें कि राज्य में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और व्यवसाय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति 2019 लागू की थी। इस नीति के बाद जीरा, धनिया, लहसुन, इसबगोल और अनार, खजूर, प्याज आदि के निर्यात को बढ़ावा देने तथा इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी बोर्ड ने दिए थे और ये एक बड़ा कदम था। मंत्रिमंडल ने राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में संशोधन को स्वीकृति भी दे दी है और इससे सहकारिता विभाग में संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्टों को भर्ती में बोनस अंकों का लाभ भी मिल सकेगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की रेड से सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जिले के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में किसान की जमीन की नीलामी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर असदुद्दीन ओवैसी ने सबको चौंका दिया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के यूपी विधानसभा का चुनाव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से लड़ने की चर्चाओं से जिले का सियासी तापमान गर्म हो गया है। दिन भर सपा के जिला कार्यालय में
चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिले की किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। जिले की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की संभावना पर सपा विधायक नफीस अहमद का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत है। 10 विधानसभा वाले इस जिले का सपा का गढ़ कहा जाता है और ऐसे में अखिलेश यादव यहां से विधानसभा का चुनाव लड़कर पूर्वांचल को साधना चाहते हैं। अखिलेश यादव के आजमगढ़ जिले से विधानसभा चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट के बाद सभी जनप्रतिनिधियों में होड़ लगी है। सपा के सभी जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इसको लेकर नेताओं में भी होड़ मच गई है। आजमगढ़ जिले से चुनाव लड़ने को लेकर सपा के जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आग्रह पत्र भी भेज रहे हैं। सपा के जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह ने बताया कि अधिकांश जनप्रतिनिधियों के आग्रह सहमति पत्र मिल चुके हैं, जिनके बचे हैं कल मिल जाएंगे। इन सभी की सहमति पत्रों को लेकर सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव कल राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने भी जाएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर हैं। वह मोहाली में आप नेताओं से मिलने गए हैं और इस दौरान आपके पंजाब में सीएम चेहरा भगवंत मान की सीट पर फैसला किया जा सकता है। फिलहाल इसको लेकर दूरी की चर्चा हो रही है। वहीं केजरीवाल के आने से पंजाब में ईडी की रेड को लेकर चल रही सियासत भी गरमाने के आसार है। इस मुद्दे पर पंजाब के कांग्रेसी सीएम चरणजीत चन्नी और अरविंद केजरीवाल आपस में भिड़ चुके हैं। ईडी ने पंजाब में सीएम चरणजीत चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह और उसके साथियों के ठिकानों पर छापा मारा था, जहां से करीब 10 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके बाद अब केजरीवाल ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार अवैध रेत खनन के मामले में शामिल है। इसके बाद चन्नी ने कहा कि जब केजरीवाल के रिश्तेदारों पर रेड पड़ी तो वह चीखे मारने लगे। इसके जवाब में पहले केजरीवाल ने कहा कि चन्नी आम आदमी नहीं है, बेईमान आदमी है। इसके बाद केजरीवाल ने फिर जवाब दिया है कि रेड उनके रिश्तेदारों पर नहीं बल्कि उन पर पड़ी थी। उनके घर से सिर्फ 10 मफलर मिले थे। अब फिर केजरीवाल सीएम चन्नी पर निशाना साध सकते हैं। केजरीवाल मोहाली में आप नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। आप सभी तक सीएम चेहरे को लेकर चर्चा में थी और जिसकी कयासबाजी का दौर भगवंत मान के नाम की घोषणा के बाद खत्म हो चुका है, इसलिए अब चर्चा में रहने के लिए आप नई रणनीति शुरू करेगी। इस मीटिंग में भगवंत मान समेत पंजाब के सभी वरिष्ठ आप नेता शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भले ही अपने पंजाब मॉडल को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से तालमेल नहीं बिठा पाए, लेकिन आज उनके मॉडल पर पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सहमति जता दी है। सुरजेवाला ने कहा कि राज्य सरकार के प्रमुख चन्नी है और पार्टी के सरदार सिद्धू हैं। बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में सिद्धू ने पंजाब मॉडल को किसानों, महिलाओं और निचली जातियों के लिए फायदेमंद बताया था। वहीं सुरजेवाला ने पार्टी की ओर से एक टेम्पलेट भी जारी किया है, जिसका शीर्षक था आय दुगनी नहीं हुई लेकिन दर्द 100 गुना बढ़ गया होगा। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को फसल भंडारण करने के लिए हर गांव में दुकानें खोली जाएंगी, जहां किसान अपनी फसल या सब्जियों को खराब होने से बचा सकेंगे। न्यूनतम मजदूरी महंगाई के अनुरूप बढ़ाई जाएगी। एमपीएमसी मंडी में चुनाव कराकर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। सुरजेवाला ने केंद्र द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी कर दिए जाने के विपरीत ताजा आंकड़ों में महज 27 रुपए प्रतिदिन हो जाने का खुलासा भी किया है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने अकाली दल भाजपा और आम आदमी पार्टी को भी किसान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून लागू करने में इन पार्टियों ने अहम भूमिका निभाई है। सुरजेवाला ने कहा कि तीनों पार्टियों का डीएनए किसान विरोधी है। देश में राजद्रोह कानून को लेकर पिछले कुछ साल में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले साल विपक्ष लगातार सरकार पर इस कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस तरफ इशारा कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RF नरीमन ने इस कानून को खत्म करने की वकालत की है। उन्होंने इस कानून के उपयोग पर सवाल खड़े किए और इसे कॉलोनियल माइंडसेट वाला कानून बताया है। जस्टिस नरीमन ने सरकार की आलोचना करने वाले पर राजद्रोह कानून के तहत कार्रवाई पर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि यह समय राजद्रोह कानूनों को पूरी तरह से खत्म करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देने का है। जस्टिस नरीमन हाल ही में मुंबई के एक लॉ स्कूल के वर्चुअल जो कार्यक्रम था उसको वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हाल के दिनों में सरकार की आलोचना करने वाले युवा छात्र व स्टैंड अप कॉमेडियंस पर राजद्रोह का कानून के तहत केस दर्ज किए गए हैं। यह कानून जो है वो
गलत दिशा की ओर जा रहा है। देश के संविधान में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जस्टिस नरमन ने कहा कि एक ओर तो राजद्रोह कानून के तहत केस दर्ज किया जा रहा है, वहीं भड़काऊ भाषण देने वालों से ठीक से निपटा नहीं जा रहा है। कुछ लोग एक विशेष समूह के नरसंहार का आह्वान करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। अधिकारी भी इस रवैये से उदासीन हो गए। आगरा की उत्तरी विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है। यहां से बसपा ने बुधवार शाम अपना प्रत्याशी बदल दिया, तो साथ ही सपा के टिकट पर भी सेंध लगने वाली है। आगरा के गौरव अग्रवाल बंसल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और उनका दावा है कि उन्हें सपा भी फॉर्म दे रही है। गौरव अग्रवाल को टिकट मिलने पर भाजपा के लिए सीट के समीकरण बिगड़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि आगरा उत्तर और विधानसभा सीट पर 2 दशक साल से भाजपा का कब्जा रहा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा लगभग 2 लाख वोट अग्रवाल समाज का है और वो किसी को जिताने में भी सक्षम है। 10 बार से अधिक वैसे प्रत्याशी ही विधायक बनता है। स्वर्गीय जगन प्रसाद गर्ग 4 बार इस सीट से विधायक रहे और उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद उपचुनाव में भाजपा ने पुरुषोत्तम खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाया। अग्रवाल समाज का ना होने के कारण वैश्य होने के बाद भी पुरुषोत्तम खंडेलवाल का विरोध हुआ, पर बाद में सब सेट हो गया और पुरुषोत्तम खंडेलवाल की जीत हो गई। इस बार के चुनाव में भाजपा ने पुरुषोत्तम पर दोबारा भरोसा जताया है, जिसके अग्रवाल समाज लामबंद हो गया है। बसपा से प्रत्याशी मुरारी लाल गोयल और कांग्रेस के विनोद बंसल में से मुरारी लाल की सामाजिक छवि के चलते वोटों का ध्रुवीकरण मुरारी लाल गोयल के पक्ष में होता नजर आ रहा था कि इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने मंगलवार रात कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बुधवार शाम बसपा ने मुरारी लाल को टिकट दे दी और उनका बाद में टिकट भी काट दिया गया। शब्बीर अब्बास को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अगर सपा अग्रवाल प्रत्याशी को मौका दे देती है तो वोट खिसकने के आसार हो सकते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की रेड से सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जिले के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में किसान की जमीन की नीलामी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर असदुद्दीन ओवैसी ने सबको चौंका दिया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। हथेली पे रख ले है नई नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस और सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही ठहराया है। हालांकि कोर्ट ने यह आदेश पहले ही दिया था, लेकिन आज अदालत ने उस पर अपना विस्तृत फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में सबसे अहम बात सामाजिक न्याय को लेकर भी कही गई है। आमतौर पर स्पेशल कोर्स में आरक्षण का विरोध किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसे कोर्स में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण देने में मेरिट पर असर पड़ता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मेरिट और आरक्षण एक दूसरे के विपरीत नहीं है। दरअसल आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां कभी भी कंपटीशन या एग्जाम से दाखिला होता है, उसमें सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को नहीं देखा जाता है। कुछ समुदाय आर्थिक और सामाजिक तौर पर आगे होते हैं, एग्जाम में इस बात को नहीं देखा जाता है। इसलिए मेरिट को
सामाजिक ताने बाने के साथ देखा जाना चाहिए। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी संबंधित आंकड़े अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष पेश करें ताकि इसकी सत्यता की जांच की जा सके और स्थानीय निकायों के चुनाव में उनके प्रतिनिधित्व पर सिफारिशें भी पेश हो सकें। शीर्ष अदालत ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को यह निर्देश दिया है वह राज्य सरकार से सूचना मिलने के 2 हफ्ते के अंदर संबंधित प्राधिकारी अधिकारियों को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेंगे। आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान के वर्चुअल अमृत महोत्सव में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि आज करोड़ों देशवासी स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है, राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है, राष्ट्र के अस्तित्व में हमारा अस्तित्व है। यही भाव एक ताकत बना रहा है और आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास भी शामिल है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास देश का मूल मंत्र बन रहा है। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की जगह ना हो, ऐसा समाज बना रहे हैं जो सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा है। भारत अपना मूल स्वभाव को नहीं बदलता और पीएम ने कहा कि हम ऐसा भारत बना रहे हैं जो प्रगतिशील है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि कैसा भी समय आए, कितना भी अंधेरा छाए, भारत अपने मूल स्वभाव को बनाए रखता है। हमारे युगों युगों का इतिहास है। जब दुनिया महिलाओं को लेकर पुरानी सोच में जकड़ी थी तब भारत मात्र शक्ति की पूजा देवी के रूप में करता था और हमारे गार्गी जैसे विदुषी ज्ञान देती थी। महिलाओं बेटियों का योगदान बढ़ रहा है। मोदी ने कहा कि हमारी बेटियां अब देश में रक्षा में योगदान भी दे रही हैं। एनडीए में बेटियों का एडमिशन हो रहा है। 2019 के चुनाव में हमने देखा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने योगदान दिया है। आज देश में महिलाएं अहम मंत्रालय संभाल रही हैं। यह बदलाव समाज खुद कर रहा है। यह बदलाव साफ संकेत है कि नया भारत कैसा होगा, कितना सामर्थ्यशाली होगा, ये आने वाली वीडियो में जल्द पता चल जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के यहाँ ईडी के छापों के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार से वापस लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बहाने भाजपा और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने भाजपा की तुलना पाकिस्तान से की है। रायपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां विपक्ष के लोगों के यहाँ रेड पड़ती है ताकि लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके। उन्होंने पूछा कि क्यों उत्तर प्रदेश में योगी के रिश्तेदारों के यहाँ छापा नहीं पड़ा, क्यों उत्तराखंड और गोवा में वहां के मुख्यमंत्रियों के रिश्तेदारों के यहाँ छापा नहीं पड़ा, क्योंकि यह विपक्षी दलों वाले राज्यों में पड़ता है। मतलब जहां इलेक्शन है वहां सेंट्रल एजेंसियां पूरी तरह से लग जाती हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां 11 नहीं 13 प्लेयर खेलते हैं, 2 अंपायर भी उनके लिए खेलते हैं, वैसे ही स्थिति यहाँ की है। भाजपा चुनाव लड़ती है और सेंट्रल एजेंसियां उनके साथ लड़ती हैं। ये लोग भी अंपायर ही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ तो कोई है, इनमें सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स सब आपस में मिले जुले हैं। महाराष्ट्र में साथ मिलाकर सरकार बनाने वाली शिवसेना एनसीपी अब गोवा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को गोवा में गठबंधन का ऐलान किया है। बुधवार को संजय राउत ने कहा कि गोवा में एनसीपी और शिवसेना का एक साथ चुनाव लड़ना तय है और हमने कांग्रेस के साथ चर्चा की थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम गोवा में MBA की तहत गठबंधन चाहते हैं और अगर कांग्रेस को लगता है कि उसे अकेले बहुमत मिल सकता है तो मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि हमने कांग्रेस को संयुक्त रूप से गोवा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था लेकिन वह व्यर्थ रहा। उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना ही इनकार किया। एनसीपी और शिवसेना संयुक्त रूप से गोवा चुनाव लड़ेंगे। सभी 40 सीटों पर नहीं बल्कि पर्याप्त संख्या में पहली और सूची गुरुवार को जारी हो सकती है। उसके बाद अन्य सूचियां भी जारी होगी। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को गोवा विधानसभा चुनाव में विपक्ष का हिस्सा नहीं होने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर कहा है कि भले ही कांग्रेस गोवा में चुनाव के लिए किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती लेकिन उसे अन्य दलों को ऐसा करने से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शिवसेना सांसद ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष को साथ नहीं ले रही है जिससे मतभेद और फूट पड़ रही है। इससे केवल भाजपा को ही फायदा होगा।
गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान गड़बड़ी होने की आशंका का इनपुट मिलने के बाद फरीदाबाद पुलिस भी एक्शन में है। असामाजिक तत्वों और नशे के सौदागरों और अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी मात्रा में शराब, नशीला पदार्थ, अवैध हथियार समेत जुआ खेलने वालों से करीब 4 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। बीते 9 दिन में पुलिस ने विभिन्न अपराधों के तहत 361 मुकदमे दर्ज कर 386 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और इनके कब्जे से 1767 बोतल अवैध शराब, 4.7 किलो गांजा, 21 ग्राम स्मैक, 7 इंजेक्शन, 14 बोतल एविल और 18 पिस्तौल, 9 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर खुफिया एजेंसियों ने कुछ इनपुट मिले थे और पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा के निर्देश पर जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के खिलाफ बनाई गई रणनीति के तहत 10 जनवरी से अवैध शराब, नशा, अवैध हथियार तथा जुए और सट्टे जैसे अपराधों में संलिप्त आरोपियों के धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया, जिसके लिए थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीमों को भी लगाया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की रेड से सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जिले के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में किसान की जमीन की नीलामी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर असदुद्दीन ओवैसी ने सबको चौंका दिया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए।